संगठन या सरकार, सियासी तकरार। संगठन से ही सरकार बनती है। यूपी में सुगबुगाहट, बदलाव की आहट। उसी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। लखनऊ से दिल्ली कयासों की हवा चली। चुनाव की भी चर्चा है। अच्छा, परिवर्तन ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज यूपी की सियासी हलचल पर बात करेंगे। कल से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल है। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो करीब 1 घंटे तक चली बैठक में यूपी के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई। भूपेंद्र चौधरी, आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पश्चिमी यूपी के जाट समाज से ये आते हैं। उनकी मुलाकात के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर बाद लखनऊ में सीएम योगी राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। जबरदस्त हलचल है। आज तक की नजर हर खबर पर बनी हुई है। कल दिल्ली में उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आपने देखा ही होगा, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी, बीजेपी अध्यक्ष से। और वो मुलाकात तब हुई थी जब उससे पहले रविवार को कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा था कि पार्टी सरकार से बड़ी होती है। अब ये उस भरी कार्य समिति की बैठक में वो किसको सुना रहे थे, इस पर भी खूब चर्चा मंथन हुई। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को कुछ बातें साफ साफ समझा दी गई हैं। आपको बता दें, उनमें से एक बड़ी खबर तो यही है कि उन्हें बता दिया गया है सीएम के नाम पर कोई मंथन नहीं है फिलहाल। दूसरी बड़ी बात, केशव प्रसाद मौर्य को यह भी बता दिया गया है कि सोच समझकर तमाम नेताओं को बोलने की जरूरत है। आज लखनऊ में सीएम योगी ने मंत्रियों से मुलाकात की है, विधानसभा उपचुनाव को लेकर बात की है। उधर दिल्ली में भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री योगी से मिले हैं। योगी से मुलाकात के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। ये तमाम बड़ी खबरें बताते हुए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है, सबकी नजर इस बात पर है। आज हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। आजकल जिधर जाइए पहला सवाल लोग यही पूछते हैं कि योगी के साथ क्या होगा। ये रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि कल की हलचल के बाद आज किस तरफ मामला बढ़ रहा है। सरकार और पार्टी का गणित भूगोल लखनऊ में समझाने के बाद दिल्ली आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वापस लखनऊ लौट गए हैं। उन्हें समझा दिया गया है पार्टी और सरकार में तालमेल के साथ काम कीजिए, बाहर बोलना ठीक नहीं। कैसे, ये देखिए। केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ लौटकर एक बार फिर अपनी पुरानी बात दोहराई। एक्स पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। उनके समर्थन में आवाजें भी आई। उन्होंने बात सही कही। 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई, बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन दोपहर होते होते केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बयान दिया। एक्स पर लिखा, बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। संगठन का तंत्र राष्ट्रीय लेवल से लेकर बूथ तक या बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है तो केवल और केवल भाजपा में है। और भाजपा का ही निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से 365 दिन काम करता है। चिंतन मंथन तो निश्चित होता ही है। जब हम प्रणाम आते हैं, अच्छे प्रणाम आते हैं तब भी चिंतन करते हैं, और प्रणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते तब भी चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने के बाद में 2027 हमारा लक्ष्य होगा। अब चुनाव चाहे उपचुनाव होंगे या आम चुनाव होंगे, उसमें भाजपा का परचम पूरी तरह से फहराए। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं।
मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट परेशान है। अब ये मंत्रियों की बैठक करें चाहे किसी की बैठक करें, अब जो आरोप लग रहे हैं, इनके ही मंत्री, पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मोती सिंह जी ने, इनके ही विधायक ने इनके ऊपर काम न होने का आरोप लगाया। अभी फिर किसी एक एमएलसी ने भी पत्र लिखा है इनको, जो टीचर्स वाले में, इनके खुद के एमएलसी हैं गोरखपुर के, अभी एक इनके मंत्री ने भी आरोप लगाया। तो मैं समझता हूं कि ये अब कोई भी चुनाव, आने वाला समय कोई चुनाव ये जीत नहीं सकते। इस बीच दिल्ली में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। 1 घंटे के करीब चली मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से यूपी के राजनीतिक घटनाक्रम पर बात की और लोकसभा चुनाव पर फीडबैक दिया। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया जाना यूपी में सरकार और संगठन में तनाव कम करने की कवायद माना जा रहा है। दिल्ली आए केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात बीजेपी दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई और सूत्रों के हवाले से खबर ये आई कि यूपी में सीएम को लेकर कोई मंथन नहीं। यूपी में प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव संभव है। योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव संभव है। बदलाव 10 सीटों के उपचुनाव के बाद होगा। उधर 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए यूपी में भी मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन सीटों से जुड़े प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहे। आगामी 10 विधानसभा और 10 के 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे। अच्छा, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, नेतृत्व परिवर्तन किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सशक्त संगठन, अनुशासित कार्यकर्ता, ठीक है, और जनता का समर्थन ही बहुत जरूरी है। और इसके लिए बैठकों में पता चलता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए बैठकें आवश्यक होती हैं और बैठकों किसी एक मार्गदर्शक के अधीन होता है, किसी के डायरेक्शन में काम करना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देशक, उनसे दिशा निर्देश लेते हैं, आगे करते हैं। तो आगे हम लोग चुनाव है उसे कैसे जीतेंगे। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में कुछ तो चल रहा है, लेकिन उस कुछ की सही तस्वीर सामने आना बाकी है। हाँ, बदलाव को लेकर चल रहे कयास फिलहाल थम गए हैं। आज तक ब्यूरो। प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही है, सुनील सिंह साजन साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और अरुण राजभर प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से है। आप ये कहेंगे कि कुछ नहीं है, आपस का ही मामला है, लेकिन आपस का मामला तब तक था जब तक सब कुछ बंद दरवाजों में चर्चा हो रही थी। ऐसा लगता है कि अब रायता फैल चुका है, क्योंकि आप देखिए ना, केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई बीजेपी अध्यक्ष से, उधर पीएम ने खुद मुलाकात की है यूपी बीजेपी अध्यक्ष से। क्या हुआ, कितना अभी तक डैमेज कंट्रोल आप लोग कर पाए हैं, समेट पाए हैं मामले को? क्या उपचुनाव तक अब सीज फायर हो गया है? पता नहीं कल्पना की उड़ाने कहां तक पहुंचे हैं और रायता कहां नजर आ रहा है और कहां फैला है, कौन फैला रहा है और बिना फैले भी कैसे दिख रहा है। और मीडिया की इस दिव्य दृष्टि को प्रणाम है, और मीडिया को दिव्य दृष्टि रखने का संवैधानिक अधिकार है, तो उस अधिकार को भी नमन है। किसी प्रकार का कोई रायता न है, न फैलने का सवाल पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त सुदृढ़ संगठन है और उस संगठन में जो है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार तीसरी बार जनादेश मिला है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड जनादेश मिला है, उस पर जो है सारी प्रदेश की कार्य समितियां हो रही हैं। उन कार्य समितियों में आभार प्रदर्शन हो रहा है, और जब हमारी कार्य समिति होगी स्वाभाविक तौर पर हमारी जय के क्या कारण रहे और अगर कुछ किन सीटों पर हम पराजित हुए हैं तो उनकी भी कारण चिंतन और मीमांसा होती है। और ये कोई पहली बात नहीं है। जहां तक बात एक मीडिया में देख रहा हूं रोज एक मुद्दा उठा रही है कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है, संगठन सबसे बड़ा है, व्यक्ति से बड़ा है। ये 1966 में जनसंख्या, मुझे याद है कि भोपाल में जो है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रशिक्षण शिविर में ये बात कर रहे थे, अटल जी की जीवनी में इसका जिक्र है। यही बात जो है 1974 में
लालकृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में कह रहे थे। यही बात 1984 में आदरणीय अटल जी फिर अध्यक्ष के रूप में कह रहे थे। 1995 में, जिसका मैं साक्षी रहा हूं, यशोभूमि मुंबई में जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उस मंच से भी अटल जी यही बात कर रहे थे। यही बात जो है आदरणीय मोदी जी 2016 में कर रहे थे। हमारे यहाँ तो संगठन जो है वो सबसे बड़ा होता ही है, कार्यकर्ता सबसे बड़ा पद है। यह आदरणीय अटल जी जो है 2002 के गोवा अधिवेशन में भी कह रहे थे कि कार्यकर्ता हमारा सबसे स्थायी पद है, सबसे बड़ा है, संगठन सर्वोच्च है, सरकार जो है संगठन के से बड़ी नहीं होती है। तो ये अटल जी भी 2002 में कह रहे थे। लेकिन यही बात केशव प्रसाद मौर्य जी ने, भूपेन्द्र चौधरी जी ने कह दी तो बहुत लोगों को सुर्खियां मिल गई। तो ऐसे सुर्खियां देने वाले भी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है प्रेम जी, लेकिन संडे को ही वो मिले वहां पर लखनऊ में जेपी नड्डा जी से, तो फिर दिल्ली क्यों आना पड़ा? क्या हो गया? मौसम देखने? भाई सांगठनिक कार्य है, वो बारंबार मिलते रहते हैं। अभी जो है सिर्फ अकेले केशव जी थोड़े आए, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी आए, प्रदेश अध्यक्ष भी आए। अब चूंकि जो है उस पर छिद्रान्वेषण करने की आवश्यकता हमारे मीडिया के मित्रों को नहीं लगी, इसलिए वो सुर्खियां नहीं बनी। ठीक है, क्यों सुर्खियां बना रही हैं इसमें आप सुप्रिया श्रीनेत जी? और देखिए, हमेशा बीजेपी यही कहती है कि आप लोग परजीवी हैं। असल अगर किसी का वहां स्टेक है तो वो समाजवादी पार्टी है। आपका एक भी राज्यसभा सांसद एमएलसी तो है नहीं, 2 विधायक और इस बार मिलाकर अब 6 सांसद। ऐसे में अगर इस लड़ाई का फायदा किसी को होगा भी तो एक बड़ा चंक समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। कांग्रेस को क्या मिलेगा? फायदा इस देश के लोकतंत्र को होगा, फायदा इस देश की जनता को होगा, फायदा उत्तर प्रदेश के सम्मानित लोगों को होगा जहां से मैं आती हूं। ऐसा है ना अंजना जी कि हम इधर उधर की बात क्यों करें? सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही थोड़ी सिरफुटा अव्वल चल रहा है। सिरफुटा अव्वल तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, अगरतला, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहां नहीं चल रहा है बीजेपी के अंदर, हर जगह चल रहा है। लेकिन मैं पूरी विनम्रता से एक बात कहना चाहती हूं, इसका मूल कारण है कि ये जो रंगी पुती एक छवि बनाई गई थी ना, और ये जो दंभ था कि एक अकेला सब पर भारी, वही सबको जिता रहा है, वो छवि ध्वस्त हो गई। वो रंगा पुता रंग बेरंग हो गया। और असलियत यह है कि जो डरा धमका के बीजेपी के नेताओं को, उनके लोगों को, उनके मंत्रियों को रखा गया, आज उनका आक्रोश और गुस्सा फूट रहा है। ये जो 2 लोगों की मनमर्जी चल रही थी, जिसको मन हुआ टिकट दिया, जिसका मन हुआ काट दिया, जिसको मन हुआ मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया, जिसका मन हुआ उसको आगे बढ़ाया, ये प्रक्रिया बीजेपी ने अपने आप से खत्म कर दी। इसको इम्प्लोजन कहते हैं अंग्रेजी की लैंग्वेज में। ये जो अंतर कलह जो चल रही है, जो द्वंद्व चल रहा है, ये उसका नतीजा है। अगर समय रहते अक्ल होगी तो जरूर अपने कार्यकर्ताओं की सुनेंगे। हम थोड़ी है बीजेपी के कार्यकर्ता। जो संडे को बीजेपी की बैठक हुई लखनऊ में, और मैं इत्तेफाक से उस दिन लखनऊ में थी, देख रही थी सब चैनल पर कवरेज, जब वहां पे आपके 40-40, 45-45 साल से जिन्होंने एरी रगड़ी कार्यकर्ता निकल कर कह रहे हैं कि भाई पार्टी प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, 2-4 लोगों के हाथ में चली गई, तो वो हम थोड़ी है, वो तो आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं। समय रहते अगर अकल आएगी तो जरूर सुनेंगे। अहंकार रहेगा तो जैसे अभी तक चलता आ रहा है वैसे करेंगे। लेकिन इसका मूल कारण जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूं वो है 1 या 2 लोगों द्वारा पार्टी पर आधिपत्य जमा लेना, कब्जा कर लेना, और इससे गुट बन गए। हर राज्य में आज 2 तरह के गुट है। एक गुट है जो बीजेपी की आला कमान दिल्ली के निर्देशों पर चलता है, एक गुट है जो उन निर्देशों को की नहीं मानता है। उन्हीं 2 गुटों के बीच में लड़ाई है हर राज्य में। उत्तर प्रदेश में भी यही है, मध्य प्रदेश में भी यही है, महाराष्ट्र में भी यही है, गुजरात में भी यही है, राजस्थान में भी यही है, त्रिपुरा में भी यही है, बिहार में भी यही है। और अभी मैं क्रमवार तरीके से अगर राज्यों की अंतरकलह नामवर गिनवाना शुरू कर दूंगी तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ 2 गुटों में, एक जो मोदी शाह के इशारे पर चलेगा, एक जो इशारे पर चलने को तैयार नहीं है। और वही द्वंद्व गहरा रहा है, वही द्वंद्व हो रहा है। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में, और ये मेरी अंतिम बात कह के मैं खत्म करती हूं, लोकसभा चुनाव ने परखच्चे उड़ा दिए उन लोगों के जो एक अकेला सब पर भारी वाली राजनीति कर रहे थे। धुरंधर हार गए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कौन है। और जहां तक आपके सवाल की बात है, हमें क्या मिलेगा? हम लोकतंत्र में लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों को मिलेगा, हमें भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी और हम अलायंस में हैं, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा, इंडिया गठबंधन बढ़ेगा। मेरा अपना मानना है कि कठपुतलियों की तरह मुख्यमंत्री को बदल देने के आदि जो बीजेपी हो गई थी,
वो राजनीति शायद बीजेपी के खुद के लोग समाप्त करने पर तुले हुए हैं इस समय। सुनील जी, वो साल 2016 जब अखिलेश और चाचा शिवपाल की लड़ाई इस हद तक छिड़ी हुई थी, आपको नुकसान भी हुआ उसके बाद चुनाव में, जो कि साफ दिखा। तो ऐसी अंतरकला तो मतलब परिवार की वजह से आपने इतनी झेली हुई है। दूसरी तरफ आइए उस तारीख पर जब 2 दिसंबर 2022 को ये बोला था अखिलेश यादव ने कि केशव जी हमारे 100 विधायक ले लीजिए और सीएम बन जाइए। केशव प्रसाद मौर्य पर आप लोग इतना ताली ठोक रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य खुद तो जिस सीट से, वो सिरातू सीट से जीतते हैं कौशाम्बी में, कौशाम्बी के पास 7 सीट है, जिसमें सिर्फ 1 लोकसभा सीट फूलपुर की बीजेपी जीत पाई। तो ये जो आप लोग उनके कंधे पर बंदूक रख के बहुत ताली ठोक रहे हैं सुनील जी, केशव प्रसाद मौर्य को तो खुद देखना चाहिए कि आप कौशाम्बी से, आप सिरातू सीट से चुनाव लड़ते हैं और आसपास जितनी सीटें, रायबरेली हो, अमेठी हो, फतेहपुर हो, बांदा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सब हार गई बीजेपी। अपने आसपास तो वो जिता नहीं पाए और चले हैं आंखें तरेने। क्यों सुनील जी? देखिए अंजना जी, वो सिर्फ अपने आसपास ही नहीं जीता पाए, वो अपना भी चुनाव 2022 का खुद अपना विधानसभा हार गए। बिल्कुल। और जहां से बात शुरू की कि जहां भी अंतर्द्वंद होता है, वो किसी परिवार में हो, किसी संगठन में हो, किसी सरकार में हो, वो नुकसान ही करता है। और मुझे लगता है कि ये अंतर्द्वंद जो भारतीय जनता पार्टी में है, वो भाजपा को तो नुकसान करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। हम लोग जब चुनाव में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी या गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी या जो हम कोई भी हमारी पार्टी का नेता कहता था कि लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र तो देखिए अंजना जी बच गया, देश का भी बच गया। और हमें खुशी है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की न आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो लोकतंत्र मर गया था, कोई बोल नहीं पा रहा था, आज वापस बीजेपी का लोकतंत्र जिंदा हो गया। कम से कम बीजेपी के पूर्व मंत्री ये कह पा रहे हैं, हमारे 42 साल के जीवन काल में, राजनीतिक जीवन में इतनी भ्रष्ट सरकार हमने नहीं देखी। इनके यहाँ लोकतंत्र जिंदा है, तो विधायक कह रहे हैं कि अब 27 हमारा नहीं है, 27 पीडीए का है। इनके सहयोगी देखिए अनुप्रिया पटेल जी, अनुप्रिया पटेल जी ने चिट्ठी लिखी अंजना जी, और उन्होंने कहा कि योगी सरकार पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन रही है। क्या ये आरक्षण एक दिन में छीन रहे हैं या हारने के बाद छीन रहे हैं? आरक्षण तो पहले से छीन रहे थे। 69,000 शिक्षक जो भाई बहन है कब से धरना दे रहे हैं, लेकिन तब कोई बीजेपी में नहीं बोल सकता था। मैं केवल एक बात कहता हूं, एक सवाल मीडिया में लगातार आता है कि 24 की हार का जिम्मेदार कौन? जब 17 की जीत के जिम्मेदार मोदी जी थे, 19 के जीत के जिम्मेदार मोदी जी थे, 22 के जीत के जिम्मेदार मोदी जी थे, तो फिर 24 के हार के जिम्मेदार क्यों ढूंढा जा रहा है? वो तो मोदी जी है ना, सीधे सीधे मोदी जी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता ये कह पाने की स्थिति में नहीं है। मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह पार्ट 2 चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी पर अखिलेश यादव का हमला। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी में टकराव भटकाव का दौर है, 2 खेमे में बट गई है बीजेपी, ये वो हमला कर रहे हैं। दिन ब दिन बीजेपी कमजोर हो रही है। लेकिन सुनील जी, बीजेपी में कठपुतली का खेल चल रहा है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। सुनील जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप लोगों की सरकार देश में बन गई है। अरे लगातार तीसरी बार आपको विपक्ष में ही जनता ने बिठाया है, आप बता दीजिए ना किसकी जवाबदेही है? क्यों आप लोग सरकार नहीं बना पाए तीसरी बार लगातार? अब जवाबदेही फिक्स कर रहे हैं तो फिर अपनी पहले फिक्स कीजिए ना, क्यों नहीं बना पाए? इंडिया गठबंधन क्यों नहीं सरकार बना पाया? हम तो किसी एक पार्टी से भी नहीं पूछ रहे, गठबंधन से पूछ रहे हैं। आप उसके एक मुख्य दल हैं, बताइए। अंजना जी, मैं आपके कार्यक्रम में देश के सामने इस बात को स्वीकार कर सकता हूं, एक बेलगाम सरकार को हम लोगों ने 24 में लगाम लगाई है, और ऐसी लगाम लगाई है कि वो किसी तरफ भी मुड़। अरे लगाम कोई आप लोग जीत समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं ना कि हार गए, हार का किसको ठीक रहा, किसकी जिम्मेदारी? अरे प्रभु, उनकी सरकार फिर बन गई है, विपक्ष में आपको फिर जनता ने बिठा दिया है। अच्छा, हम अंजना जी एक बात कह रहे हैं, हम लोग खुशनसीब हैं कि सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जी को भी हम लोगों ने देखा है, और उसी सरकार में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री को भी हम लोग देख रहे हैं। वही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ताकतवर थे, और वही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेबस प्रधानमंत्री हैं।
अगर ना हो तो आप कह दीजिए कि प्रेम नहीं है। शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, उसके बाद आ रही हूँ सुप्रिया जी। प्रेम जी जी दोनों की बातों का जवाब। पहले मैं पहले सुश्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सिर फुटबॉल है, बड़ा उसका विस्तृत कुछ ब्यौरा भी देना चाह रही थी। ये देखिए, ये कांग्रेस की हालत है, कल की खबर है, ये आज दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है, जिसमें इनकी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को कह रही हैं कि जूते मारकर इसको निकाल दो, और महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कह रही हैं कि अगर असली बाप की हो तो जूते मार के दिखाओ। ये होता है सिर्फ उठौल सुप्रिया जी, कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी प्रदेश अध्यक्ष को कहती है कि जूते मार के इसको निकाल दो, और वो कहती है अगर असली बाप की हो तो जूते मार लो। इसको सिर्फ उठौल कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चिंतन मंथन के दौर को सिर्फ उठौल जो है, बाल बुद्धि के लोग कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है। बाल बुद्धि के लोगों को इस तरह की बातें करने का अभ्यास हुआ करता है। यहाँ कोई सिर्फ उठौल नहीं है। सिर्फ उठौल होती थी जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी का कार्यकाल था। उस कार्यकाल में जब मन करता था मुख्यमंत्री हटा दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने ठीक से नमस्कार नहीं किया, अंजैया जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। किसी ने कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री जो है ये कूद पड़ रहा, इसको बाबा साहब भोसले हमारे महाराष्ट्र में थे, उनको कांग्रेस के विधायक मारने के लिए आए, वो कूद कर भाग गए थे बाबा साहब भोसले। ये दृश्य और दौर देखा, इसको सिर्फ उठौल कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। जी अंजना जी कुछ पूछना चाह रही थी? नहीं, पूछना नहीं चाह रही थी, मैं टिप्पणी कर रही थी कि चूंकि आप उनके नेता का नाम लिए बगैर आप उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, फिर उनकी तरफ से आपके नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होगा, फिर आप दोनों की इस खिचड़ी में और लड़ाई में मैं फंसूंगी, हमारे दर्शक फंसेंगे। भाषा नहीं किया। नहीं, कौन सी अपमानजनक भाषा क्या है? क्या अपमानजनक भाषा? आपको भी पता है कि बालक बुद्धि बोलने पर उस तरफ से भी हमला आएगा। ऐसे में मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ, मुझे भी पता है कि आपने किसी नेता का नाम नहीं लिया है, हवा में तीर छोड़ा है कि जाके लगे। अच्छा, तो बालक बुद्धि, अच्छा मैं दोनों तरफ से शुरू कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, उनको कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ दोनों तरफ से। फिर अब यही लड़ाई कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ। ठीक है, मैं आपके मैं कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, तो प्रसन्न हो जाए वो। मैं कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ, इस पर तो कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रिया जी, कुशाग्र बुद्धि पर तो कोई आपत्ति नहीं ना अंजना जी? सुप्रिया जी, वो आपकी पार्टी के अंदर की लड़ाई की कहानी सुना रहे थे। यहाँ पर तो पार्टी संगठन को लेकर एक बयान के बाद इतना तूफान आया हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं आपकी पार्टी के ही नेताओं में आपस में जूतम पैजार की स्थिति है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि यही दंभ और यही अहंकार बीजेपी का चलता रहे। जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। 63 सीटें कम हो गई हैं, एक आदमी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद भी इतना दम है। यही दम बरकरार रहे, बहुत जल्दी विपक्ष में बैठेंगे। मैं थोड़ी बात, क्योंकि यूपी से आती हूँ, थोड़ी बहुत वहां की राजनीति समझती हूँ, बोल देती हूँ। संजय निषाद जी ने कहा बुलडोजर चलाते रहेंगे, कहां से जीतेंगे। ओपी राजभर जी ने कहा इस हार के जिम्मेदार योगी और मोदी हैं। उसके बाद मोती सिंह जी, इनके बड़े नेता, कहा 42 साल में अपने राजनीतिक जीवन में इतना करप्शन नहीं देखा जो अब देख रहा हूं यूपी में। रमेश सिंह, इनके जौनपुर के विधायक, कहते हैं बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ तो जीत नहीं सकते। अनुप्रिया पटेल कह रही है मोदी जी को भी अब हार कर एनडीए बोलना पड़ रहा है, मोदी और बीजेपी नहीं करते हैं। इनके बस्ती के, इनके प्रयागराज के लोग जो कह रहे हैं वो सबको पता है, कह रहे हैं प्राइवेट लीजिंग कंपनी बता दिया। देवेंद्र प्रताप सिंह, इनके एमएलसी हैं, खुलकर आला कमान को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये यूपी की बात हो गई। अब आगे की बात कर देती हूँ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडा और एकनाथ शिंदे जी के बीच में क्या कितनी आफत मची हुई किसी को पता नहीं है। देवघर झारखंड में समीक्षा बैठक में वो लातम घुसा हुआ कि बैठक खत्म करनी पड़ गई। अगरतला में अपने ही पंचायत ऑफिस में इनको ताला लगाना पड़ गया, इतनी हाथापाई हो गई वहां पर। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा जी इस्तीफा दे रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ जी अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वसुंधरा राजे जी लॉबिंग ऑलरेडी शुरू कर चुकी है, भजन लाल शर्मा जी को कोई पूछ नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में मामा जी का दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, उनका बेटा भोपाल में कहता है मेरे पिता सबसे बड़े नेता है, दिल्ली भी उनके आगे झुकता है। बिहार में अश्विनी चौबे, आपके बड़े नेता, अभी तक मंत्री थे, कह रहे थे नीतीश कुमार अगर सीएम का फेस रहेंगे और सम्राट चौधरी अगर बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे तो हमारा गोते में जाना तय है, हम किसी कीमत पर नहीं जुट सकते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नाम पर कितनी सिर फुटौल मची हो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अनिल विज किसी भी दिन बगावत कर सकते हैं, पहले भी पार्टी का नाम हटा चुके हैं। तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है, मैं उस फेहरिस्त में नहीं जाना चाहती हूँ। ये बैल बुद्धि ही कोई होगा अगर इसको अनुशासनहीनता मान के चुप हो जाएगा। और क्योंकि आपने इसका जिक्र कर दिया था तो जस को तस देना पड़ेगा। ये बैल बुद्धि है,
बैल बुद्धि होगी जो कहेगी कि ये अच्छी चीजें हो रही हैं। अगर कुशाग्र बुद्धि होगी तो इसमें अवसर ढूंढेगी। आप यहाँ पर मुझे दो शब्द कहिएगा। मैं आपसे भी सुप्रिया जी निवेदन कर रही हूँ, मैंने उनको भी बोला था, मैं उनको भी बोला था, आपसे भी कह रही हूँ, आप दोनों के लिए एक मौका है कि आप बेहतर व्यवहार दिखाएं। उन्होंने कहा इसलिए उस स्तर पर गिरने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। आप भी ये पहल कर सकती हैं कि आप अमर्यादित भाषा से बचें। और मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूं, अच्छा नहीं क्यों एक दूसरे के नेताओं की इस तरह से जगहसाई करनी है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप दोनों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूं, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने उनको कहा था आपको भी कहा। बहुत छोटी सी बात कह रही हूं। मैंने अपने अंजना जी, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी कहा, मोदी जी कहा, मैंने तो कोई गलती बात नहीं करी। लेकिन अगर सामने से ऐसे कोई डिबेट नहीं हो सकता, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं तो उनके बीच में नहीं बोली थी। एक एक करके, क्या मैं इनके बीच में बोली थी? एक एक करके मैं आपसे जवाब इनके बीच में बोली मैंने तत्काल संशोधित किया ना अंजना जी, आपने कहा और मैंने संशोधित कर दिया। बोली थी मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में मोदी जी कहा, प्रधानमंत्री कहा, योगी जी कहा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहा। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन अपने शुरुआती वक्तव्य के बाद अगर सामने वाला धृष्टता करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरे अंदर भी यूपी का खून है और वो खून खोलता है अगर आपकी बदतमीजी। अरुण राजभर जी, और आपको दो बातें जरूर सुनाऊंगी जिससे आप अरुण राजभर जी, अब देखिए क्या आपको लगता है कि वाकई परिस्थिति जो है वो नियंत्रित हो जाएगी? क्या हुआ अरुण राजभर जी का? अब लगता है कि आउटपुट चला गया है आज? ठीक है, अगर आपको आवाज मेरी पहुंच रही है। हाँ अरुण जी, जो स्थिति दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो गठबंधन के साथी हैं वो भी बार बार कह रहे हैं, कोई बुलडोजर पे उंगली उठा रहा है कि बुलडोजर गरीबों का गिराएंगे तो फिर कैसे मुश्किल होगी। आज उधर से हमला हुआ है कि बुलडोजर का डीजल ही खत्म हो गया है। आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए अंजना जी, आपने ओपिनियन में ही पहले ही कहा कि जो लोग आज सिर्फ उटौवल की बात कर रहे हैं या इस जो घटनाक्रम हमारे सरकार में मंथन का जो चल रहा है, संगठन में जो चल रहा है, इसमें आपने सिर्फ उटौवल का जिक्र किया। 2016 का भी आपने जिक्र किया था। सरेआम मंचों पर किस तरह से मंच छीन करके, माइक छीन करके, धक्का मार करके, भगा करके गाली गुप्ता दिया जा रहा था। और यहाँ तक कि परिवार के बीच में लड़ाइयाँ कितनी चरम सीमा पर हुई थी, क्या ये छुपा हुआ नहीं है? हाँ, समय बात है, ये लोकतंत्र की बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है। सुप्रिया जी कह रही है, बहन है हमारी, सुनील भाई हमारे हैं, लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। 20 साल तक ही सरकार में रहे, 40 साल वो सरकार में रहे। लोकतंत्र की अगर रक्षा करते तो पिछड़े और दलित वर्गों को 2012 में स्कॉलरशिप समाप्त करके एक विशेष वर्ग को नहीं देते। 30,000 जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता था दलित पिछड़े वर्गों के बेटा और बेटियों को, वो प्रोत्साहन राशि एक विशेष वर्ग को पहुंचाने का प्रयास नहीं करते। आज जो उत्तर प्रदेश में, देश में जिस तरीके से मोदी जी ने पिछड़े वर्गों के हित में जो तमाम बड़े बड़े नीट में आरक्षण की व्यवस्था कराया, वो आप लोगों ने उसको रोक के रखा था। आप लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से आप लोगों ने रोक के रखा। आज हम लोगों ने किया है। आज पूरे देश में हम लोगों ने जिस तरीके से गरीब कमजोर को एक साहस देने का काम किया, आप लोगों ने तो मजाक उड़ाने का काम किया। बाबा साहब की मूर्ति जहां लग जाएगी वो संविधान, वो जमीन कब्जा करने वाले कहे जाएंगे। ये किसने कहा था? बाबा साहब का नाम लेंगे और प्रमोशन में आरक्षण दलितों का खुद खत्म करेंगे। ये संविधान के रक्षक बनने वाले लोग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ जितनी मजबूती से खड़े होकर के, हाँ, जनता ने जो फैसला सुनाया हमने सराखों पर रखा। हमने तो क्या वजह समझ में आती है? उत्तर प्रदेश में क्या हासिल हुआ उनका, वो भी अपना। राजभर जी, क्या वजह समझ में आती है? क्यों ये जो 29 सीटें कम हुई है, क्यों हुई है 29 सीटें कम बीजेपी एनडीए? झूठ को इन लोगों ने इतना फैलाया, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे और 8,500 बांट देंगे, हर साल 1 लाख रुपया डाल देंगे। तो जो झूठ प्रचार किया गया है संविधान खत्म करने का, बता दें संविधान खत्म हो गया है। हाँ, मेरिट जनता ने नहीं दिया। मेरिट 543 में अगर आप देखिएगा तो मेरिट 37 का नहीं मेरिट बनता है। आप पूरा आंकड़ा उठाए, जिनको मेरिट ही नहीं मिला है, अगर वो दूसरे के घर में झांक करके कहेंगे कि नहीं अरे हमने बहुत जंग जीत लिया है, तो वो जंग नहीं। आपने जब फूलपुर गोरखपुर जीता था, उसके बाद भी जब 4 लोकसभा सीटें हुई थी, उपचुनाव हुए थे, तो उसमें एनडीए जीता था, तब तो आपका मुंह बंद हो गया था।
जनता का फैसला होता है, जनता जिताती हराती है। हाँ, हमारे अंदर जो कमी रह गई थी, हमारे कार्यकर्ताओं में जो कमी रह गई थी, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे 75 जिलों में, पूरे देश भर में हमारे जो संगठन है, हम सस्ता अभियान चला रहे हैं, लोगों को जोड़ करके सक्रिय सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिन गांवों में इन लोगों ने पंचायत भवन तक नहीं बनने दिया था, लूट के खा गए थे, उन गांवों में पंचायत भवन बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है, पूरे तन्मयता के साथ, बिना भेदभाव किए। हर वर्गों का राशन कार्ड, आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खड़ंजा का सत्यापन और आवेदन सीधे गांव से कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो पूरी तरीके से पारदर्शिता, क्या उत्तर प्रदेश में आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं हुआ? ये 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं रह गया अंजना जी। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव आए। क्या यहाँ आतंकवादी हमले नहीं होते थे? यहाँ बम ब्लास्ट नहीं होते थे? क्या 10 साल की सरकार में आप बताइए एक भी आतंकवादी हमले हुए, एक भी बम ब्लास्ट हुए? लेकिन यही उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा जैसा होता है, यहाँ कानपुर में दंगा होता है, हत्याएं होती है, क्या ये सब चीजें नहीं देखा गया? लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुआ है वो एनडीए की सरकार में बदलाव हुआ है, वो गुंडा राज जनता नकारने का काम किया। आप लेकिन ताली बजाने का ज्यादा आपको मौका मिलेगा नहीं सुनील जी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी ने तो ट्वीट कर दिया है कि पार्टी भी मजबूत है, संगठन भी मजबूत है, पीडीए धोखा है, तो आप पर अटैक कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, हम लोग आग लग रहा बुझ गई है तो सेकिएगा कहाँ हाथ अपना? नहीं, हम लोग किसी के झगड़े में ताली नहीं बजा रहे। एक बात आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रहे हैं कि इसी पीडीए ने 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है और यही पीडीए 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में साफ करेगा। अभी अरुण राजभर जी बात कर रहे थे, हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि कब तक आप इस सरकार के हिस्सा हैं? भाई आपके पिताजी ने ही तो कहा योगी और मोदी हार के जिम्मेदार हैं। भाई आप सरकार में हैं, आप विपक्ष में नहीं हैं। आज अगर संजय निषाद जी सब खड़ा करके अगर आप बयान दे रहे हैं, बीच में मत बोलो, बयान को आप अधिकृत करिए। ठीक है, वो पूरा कर ले। ठीक है, क्या ये पंचायत करने आ रहे हो? राजभर जी, अरे अरुण राजभर जी, वो बोल ले, मैं आपसे जवाब ले लूंगी, मैं जवाब ले लूंगी क्योंकि आपके नेता पर हमला मैं ले रही हूँ, तो पूरा कर लीजिए। बुलडोजर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं अंजना जी। अगर अनुप्रिया पटेल जी आरक्षण पर सवाल खड़ा कर रही है तो आप ये क्या विपक्ष में है क्या ये लोग? और ये लोग कह रहे हैं जात विशेष को, हम तो कह रहे हैं जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है, आप सरकार में हो, आप आंकड़े जारी कर दो ना। हमने कितनी नौकरी दे दी, कितने योजनाओं में लाभ दे दिया, क्योंकि अब की जब पीडीए चला है तो राजभर तो अपनी हार गए, हमारा राजभर जीत आया, हमारा निषाद जीत आया, हमारा कुर्मी जीत आया, हमारा ब्राह्मण जीत आया, हमारा क्षत्रिय जीत आया, हमारा पासी जीत आया, हमारा गौतम जीत आया, हमारा कोयरी जीत आया और देश की पार्लियामेंट में गया। कोई जात छूटा तो नहीं सुनील जी? देख लीजिए, कोई जात छूटा तो नहीं, बोलने से बुरा न मान ले। देखिए, अब जो नहीं जीता होगा उसको कैसे कह देंगे, लेकिन जो जीता है उसको आप कैसे नकार देंगे? इधर सीटें घटने पर सुनील जी, सीटें घटने पर इधर मंथन कर रही है बीजेपी, सीटें घटने पर मंथन कर रही है। आप लोग तीसरी बार लगातार विपक्ष में बिठा दिए गए, इस पर कोई मंथन हुआ है क्या? लगातार मंथन कर रहे हैं क्या? हम लोग इस बात का मंथन कर रहे हैं कि हम लोग बीजेपी को पूर्ण बहुमत से तो रोक दिए हैं, लेकिन बीजेपी को सरकार से नहीं रोक पाए हैं, उसका मंथन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मंथन कर रहे हैं। अरुण जी एक छोटा सा जवाब, क्योंकि उन्होंने आपके नेता पर कहा था छोटा सा जवाब, फिर मैं जाऊंगी। ये इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुपों की चीजों को पढ़ करके बड़ी आपके सम्मानित चैनल पर आके, जिम्मेदार चैनल पर आके झूठ परोसने लगते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कभी नहीं कहा है कि मोदी योगी को जनता ने नकारा। हाँ, हमने ये बात कहा है कि हमसे कोई कमी रह गई है, हम आगे उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं ये जात हमारा जीत गया, वो जात उनका हार गया, ये जात इनका जीत गया, वो जात, अरे जाति को तो आपने जिता तो लिया, लेकिन 20 साल सरकार में रहे हैं तो फिर उन वर्गों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं दे पाए, उन वर्गों को नौकरियां क्यों नहीं दे पाए? 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि 46,400 पुलिस दल की भर्ती हो रही है, जिसमें 33,000 पुलिस की भर्ती सिर्फ एटा एटावा का हुआ था, अकेले एक जाति का हुआ था। तब ये लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नजर नहीं आ रही थी, तब उनको वर्गों को हिस्सेदारी देने की बात नहीं याद आती। तब ये बात नहीं कह रहे थे कि नहीं हमने उस जाति को हिस्सा दे दिया, उस जाति को नहीं दिया। आपने तो उन जातियों का हक मारा। ये बात तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा कि जिस गरीब के यहाँ आपका टोपी लगा, झंडा लगा, वहां जमीन कब्जा कर लिया। आज हमारी सरकार उनको जमीन कब्जा छुड़ा करके उनको दे रही है, तो ये सरकार उत्तर प्रदेश में बदल करके दे रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को ने बदल करके अपनी सरकार चुना, वो दे रही है। आपने तो बहुत सारी चीजों को तो उत्तर प्रदेश के खंडहर में खड़ा करके देखा था। आज उत्तर प्रदेश में बिजली पर्याप्त मिल रही है, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, आज अस्पताल बन रहे हैं। ये सब चीजें तो उनको दिख नहीं रही है, लेकिन उत्तर
देखिए ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। शुक्ला जी देखिए, एक बिना आग के धुआं तो होता नहीं है, और ये बात तय है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जब मंच पर वहां ये बात कही, खूब तालियां सामने बजी। उसके बाद से वो कह रहे थे दरवाजे हमारे खुले। अरे दरवाजे अब काहे खुले हैं भाई? दरवाजे तो आपके पहले से खुले होने चाहिए थे। जब पिछला चुनाव हुआ था तो वही पार्टी के अध्यक्ष थे ना, उन्हीं के नेतृत्व तो एक टीस जो उनके अंदर है कि डिप्टी मुझे बना दिया गया, वही टीस वो निकाल रहे थे क्या? और अगर ऐसा है तो क्या आप स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है? आखिरकार आप लोगों ने मंथन में क्या निकाला, क्या वजह रही? योगी जी कहते हैं अति आत्मविश्वास, आपके साथी कहते हैं बुलडोजर, कोई आपका विधायक एक कहता है कि दलितों को नहीं जोड़ पाए, और वो कह रहे हैं कि पीडीए ने हमें इतनी 37 सीटें दे दी। प्रेम जी देखिए, धुआं है नहीं, फिर भी किसी को अगर धुआं दिखाई दे रहा हो, जो बारंबार चुनाव में जिनका धुआं उड़ चुका हो, धूल धुआं के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे लोग कह सकते हैं। अभी मैंने एक प्रश्न पूछा मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, उसका उत्तर छोड़ के बाकी सारे प्रदेशों में भाजपा की समीक्षा की जाने लगी और अपशब्दों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। और उन अपशब्दों के प्रयोग में ये भूल गए कि भाई श्री सीताराम केसरी जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको किस तरह से धोती फाड़कर बाहर फेंक दिया गया था, ये सब जानते हैं। तो सिर्फ फुटबॉल का प्रकार ये होता है कि एक इटली वाली महिला को अध्यक्ष बनाने के लिए एक पिछड़े समाज के अध्यक्ष को किस तरह से बाहर कांग्रेसी फेंक आते हैं, इसको कहते हैं सिर्फ फुटबॉल। और आप जो है प्रयोग कर रहे हैं शब्द का बाल बुद्धि, हमने बाल बुद्धि के इस पर आपने आपत्ति की, मैंने कुशाग्र बुद्धि कह दिया, उन्होंने बैल बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया। मैं श्वान बुद्धि कह दूं, सियार बुद्धि कह दूं, लोमड़ बुद्धि कह दूं, अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन हमारा संस्कार नहीं है, बाल कोई जो है अपशब्द नहीं है, अभद्र शब्द नहीं है, लेकिन उसको भी आपने अगर अभद्र माना तो मैंने उसको भी संशोधित कर दिया। लेकिन आप अगर किसी के लिए किसी पशु का तुलना करती हैं तो निश्चित तौर पर वो आपत्तिजनक है। फिर भी मैं उसको लोमड़ बुद्धि नहीं कहूंगा, किसी बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं कहूंगा, और इसीलिए मैंने दोनों को कहा बिल्कुल नहीं, एकदम आपत्तिजनक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वापस टॉपिक पर आते हैं, सुनिए ना शुक्ला जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, माना मैंने आपकी बात नोट कर दिया। शुक्ला जी, उनका शब्दकोश जो है वो बंजर हो गया, उनके शब्दकोश में किसी प्रकार के शब्द नहीं रहे। ठीक है, सुनिए ना, वापस टॉपिक पे आते हैं। अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं और आपके लिए पेशे खिदमत है। देखिए, ये एक वक्त पर कांग्रेस की दिक्कत हुआ करती थी प्रेम जी, क्योंकि कई सारे ऐसे महत्वाकांक्षी थे जो सीएम बनना चाहते थे। तो उनके एक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे मध्य प्रदेश में, उनके एक सचिन पायलट है राजस्थान में, यहाँ पर मतलब हर स्टेट में ऐसा, क्योंकि कांग्रेस लंबे वक्त से सत्ता में रही। अब आपके भी ऐसे लोग हर जगह पनपने लगे हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हो सकता है वो परम ज्ञान दे रहे हो जो आप लोग बहुत पहले से ज्ञान रखते हैं, जो हर मंच से हर नेता ने ज्ञान दिया हो, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत धामी साहब की मौजूदगी में उत्तराखंड में क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, फिर इस पर जवाब दीजिएगा। इसलिए कैसे करके सबसे राय मशवरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, अब पीछे हो गए भैया, नेता तो बहुत पीछे हो गया है, सब कुछ जानता है। जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, दायित्व। आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। कल से पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं। कहीं भी बैठो, ये जमीन मत छोड़ो। मैंने इसी तरह कहा कि पुष्कर जी आप केवल 6 साल महीने के लिए नहीं आए हो, मैं उतरा तुम आए हो, तो 6 साल महीने के लिए नहीं आए हो। अगला चुनाव मैंने का मिथक तोड़ दिया, ले आए सरकार, लेकिन आप फिर 5 साल नहीं तो 15 साल पूरा करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम उनमें से नहीं है, बना दिया तो फिर लौट जाओ उसके आगे पीछे, आगे पीछे।
भाग्य जो लेके आए होंगे, प्रारब्ध जो लिखा होगा उसको कोई मिटा नहीं सकता। मजेदार भाषण है। वहां रिकॉर्ड करने वाले भी खूब बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक संशोधन है, मुझसे गलती हुई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं, तीरथ सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका ये बयान है। ये जो थोपने वाली बात है, मतलब थोपना वर्ड तो ऐसे प्रेम शुक्ला जी कोई बोलता नहीं है। कौन थोप रहा है, किस पर थोप रहा है, कौन थोपता है, मतलब ये सब तो पूछा ही जाएगा ना। आपकी भी पार्टी में अब ऐसे ऐसे बहुत लोग हो गए हैं जो चैलेंज कर रहे हैं, नए नए जिन लोगों को पद मिल रहा है। जी देखिए, तो मुझे जो मूल बात समझ में आई कि भाई कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और कार्यकर्ता आधारित पार्टी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी है। इसमें जो है किसी सोने का चम्मच लेकर जो जन्मता है। एक खबर इस वक्त आ रही है, लखनऊ में राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जैसे ही और जानकारी इस पर आती है किन वजहों से, हम आपको फौरन बताएंगे। लखनऊ में राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका पूरा काफिला जो प्रोटोकॉल का होता है, वो काफिला पहुंचा है राज्यपाल निवास। वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ राज्यपाल निवास पहुंचे हैं। प्रेम जी, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, आपको जानकारी हो किस वजह से गए हैं, तो आप बता दीजिए, अपनी बात भी पूरी कीजिए। नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, नहीं जरूर मैं आपके साथ साझा करता। तो मुद्दे की बात है, कार्यकर्ता आधारित दल है, हाँ। और इसमें जो है वंश विशेष में जन्मने से जो है आप विशेषाधिकार प्राप्त नहीं करते। आदरणीय मोहन यादव जी तीसरी पंक्ति में बैठे होते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं वो। आदरणीय भजन लाल जी जो हैं, उनका मीडिया में किसी को नाम भी नहीं उस समय तक मुख्यमंत्री के भावी प्रत्याशी के रूप में ज्ञात होता है, वो मुख्यमंत्री के पद पर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को न्याय मिलता है, कार्यकर्ता को अवसर मिलता है। संभवतः तीरथ सिंह रावत जी यही बात रख रहे हैं। हर किसी की अपनी भाषा शैली होती है, भाषा अपनी बात रखने का उसका जो है तरीका होता है। अंजना ओम कश्यप जी की बात करने का तरीका एक हो सकता है, श्वेता जी का दूसरा हो सकता है, चित्रा जी का तीसरा हो सकता है, लेकिन मूल है कि वो आज तक की बात होती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या आपने पैरेलल ड्रॉ किया है। अच्छा है। सुप्रिया जी, कुल मिलाकर इस पर आपसे मेरा जवाब नहीं हो पाया। कांग्रेस बार बार इसको बहुत बड़ी जीत बता रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप नर्वस 90s के शिकार हुए। और चूंकि 4 जून के बाद आप हल्ला बोल पर आई भी नहीं थी, बस एक संडे को आप आ पाई थी, तो आज पहली बार प्रश्न हो रहा है। नर्वस 90s की आपकी पार्टी शिकार हुई, 99 पर आउट हो गए। सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की बनी है, और आप लोगों को जनता ने विपक्ष में ही बिठाया है। ऐसे में जो ये बार बार कहा जाता है बीजेपी हार गई, ये हार गए, दरअसल हारे तो आप लोग हैं। आप लोगों का मंथन आप लोगों को क्या बताता है, क्यों तीसरी बार आपको विपक्ष में ही जनता ने बिठाया? हमको हमारा मंथन बताता है कि ये जो संविधान है ना, इसके साथ जो भी खिलवाड़ की कोशिश करेगा उसको जनता नकेल कसने का मौका हमें जरूर देगी। ये 400 की बात करते थे, 240 नहीं पार हो पाए। ये 80 में से 80 की बात करते थे, यूपी में आधे से कम में रह गए। ये बात करते थे बड़ी बड़ी, इनको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, वो बैसाखियां जो अब बवाल मचा रही हैं। ये हाजी कर रहे हैं, जी हाँ कर रहे हैं। अब इनको गठबंधन के नियम, गठबंधन का धर्म निभाने पड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो इस सरकार की उम्र और इसकी स्थिरता अभी देखिएगा आगे आगे होता है क्या। मेरा अपना मानना है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा गया हो, जिसके नाम पर, जिसकी फोटो पर, जिसकी होर्डिंग पर सिर्फ एक तस्वीर लगी हो, मोदी की गारंटी, अगर वो 63 सीटें हारते हैं तो ये उनकी नैतिक हार है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ट्रेडिशन में ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनता। लेकिन यहां पर कुछ बातें बहुत बड़ी बड़ी कही गई, कार्यकर्ताओं की बातें कही गई। कार्यकर्ताओं ने तो आपको प्राइवेट लीजिंग कंपनी कह दिया है, आपके लोगों ने उनको कांग्रेस का कार्यकर्ता बता दिया। वो 40 साल से बेचारे बीजेपी में अड़ी लग रहे हैं। कुछ मत करिए, एक चीज सीख लीजिए, मत हमारी बात करिए, ना हमारी बड़ाई करिए, ना हमसे ढंग से बात करिए। इस देश की संस्कृति, यहां की मर्यादा सीख लीजिए। ये देश बेटी से ज्यादा बहू की इज्जत करता है, और हर बार जब आप सोनिया जी को अपशब्द कहते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, आप इस देश की संस्कृति की, हमारी मान्यताओं की, हमारे धर्म की आप निरंतर हत्या करते हैं। इस देश में जब औरत के आदमी की
सा सिंदूर लगाती है तो वो उसकी अर्थी उठती है उस घर से। आप बार बार सोनिया जी की जब अवहेलना करते हैं, आप अधर्मी और कटाक्ष जब करते हैं, आप निहायत ही घटिया राजनीति करते हैं। ऐसी राजनीति करते रहिए। 13 में से 2 सीटें मिली है उपचुनावों में, अभी 10 में से 10 में डिब्बा गोल होने वाला है, बस देखते जाइए। 10 में से 10 उपचुनावों में उत्तर प्रदेश के डिब्बा गोल होगा और 13 में से 2 सीटें आप जीत पाए हैं, 11 पर आपको जनता ने नकारा है। ये जनता की ताकत है, ये संविधान की ताकत है। अब टाइम खत्म हो गया। बैठकर मुझे अब शब्द कहकर, यहाँ पर बैठकर मुझसे बदतमीजी कर आप चुनाव नहीं जीतेंगे। अरुण जी सिर्फ एक लाइन में, अरुण जी एक लाइन में, मेरी उपचुनाव की तैयारी कैसे करेंगे? उपचुनाव की तैयारी कैसे करेंगे अरुण जी? अरुण जी चुनाव की 10 सीट पर तैयारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए की घटक दल है। हमारी जो भूमिका तय होगी, हम पूरा तन मन धन लगा करके पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। टाइम बहुत कम है सर। सुनील जी, मैं केवल अंजना जी एक बात कह रहा हूं, जो उठापटक आपको अभी लखनऊ में दिखाई दे रही है, वो समय इंतजार करिए जब वो उठापटक दिल्ली में भी दिखाई देगी। और मैं आपके कार्यक्रम में कह के जा रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव हो रहा होगा तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं होगी। सुप्रिया जी। अंजना जी, मैं अपना टाइम एक 15 सेकंड की बाइट को देना चाहती हूं। मैं नहीं बोलूंगी, ये बाइट बोलेगी। भारतीय जनता पार्टी जैसे किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति के ही इशारे पे चल रही है। यहाँ संगठन में लीजिंग कंपनी जैसा वर्क हुआ है। आज भी ये बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी। जी, साफ तौर पर हार की हताशा, जिसको 13 राज्यों में 0 सीट मिली हो, ऐसे जीरो राहुल गांधी को हीरो मानने का जो अहंकार है, वो यही बताता है कि वंशवाद के ये जो गायक हैं, ये नायक नहीं ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए